नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे बढ़ती जनसंख्या का सवाल, 2 बच्चों पर बवाल। एक तरफ राज्य सरकार धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर दिव्य भव्य आयोजन में जुटी है, तो इसी क्रम में लगातार धामी के ताबड़तोड़ बड़े फैसलों को भी सराहा जा रहा है। विशेष प्रमुखता में रहे हाल में यूसीसी कानून को लेकर देश से लेकर विदेश में भी इस राज्य की चर्चा हो रही है। अब भाजपा के ही विधायकों को उम्मीद है कि धामी प्रदेश में कई और कठोर कानून जल्द लेकर आएंगे। इसी कड़ी के चलते भराड़ीसैंण के गैरसैंण के बजट सत्र के दौरान अपनी ही पार्टी के भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने धामी सरकार से विधानसभा सदन में गुहार लगाई है कि प्रदेश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। विधायक का मानना है कि धामी सरकार ने देवभूमि के मूल स्वरूप के संरक्षण को लेकर कई सख्त फैसले जरूर लिए हैं, जिसमें धर्मांतरण विरोधी बिल, लैंड जिहाद, यूसीसी समेत तमाम कानून से प्रदेश की सुरक्षा सुनिश्चित की है। अब वक्त है कि उत्तराखंड में सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए, ताकि 3 से ज्यादा बच्चों वाले परिवारों को सरकारी सुविधा का लाभ लेने पर रोक लगाई जाए, जिसमें राशन, वजीफे समेत तमाम सामाजिक योजनाओं का लाभ न दिया जाए। देवभूमि में हम 5 और हमारे 25 की संस्कृति पर सख्ती से रोक लगाई जाए, ताकि इससे आने समय में प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी पर रोक लगाई जा सके। बीते कई वर्षों से उधम सिंह नगर में डेमोग्राफिक बदलाव देखा गया है और अब पर्वतीय क्षेत्रों में भी लैंड जिहाद तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही डेमोग्राफी का बदलाव भी देखने को मिल रहा है, जिससे देवभूमि के मूल स्वरूप के लिए खतरा आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इसे रोकने के लिए जल्द से जल्द सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार को लागू करना होगा। वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर विपक्ष ने भी सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े किए हैं। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग उठी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक शिव अरोड़ा ने नियम 300 के तहत सदन में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद इस विषय पर सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की भावनाओं और परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यकता होने पर सरकार इस दिशा में भी कदम उठा सकती है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू कर चुकी है और इसी कानून को लागू करने के बाद उसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज में कई विषय ऐसे होते हैं जिनसे लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। सरकार सभी की भावनाओं और सुझावों का सम्मान करती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी समाज के अलग अलग वर्गों की अपनी राय और भावनाएं हैं। सरकार इस विषय पर आने वाले सुझावों और परिस्थितियों का अध्ययन करेगी। यदि भविष्य में आवश्यकता महसूस होती है तो सरकार इस दिशा में जल्द आगे काम किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा राज्य में कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो देवभूमि उत्तराखंड के भौगोलिक संतुलन और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है, जैसे सामान्य नागरिक संहिता, कठोर धर्मांतरण अधिनियम, मदरसा बोर्ड समाप्त करना तथा लैंड जिहाद को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे देवभूमि की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। महोदय, इसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड को सुरक्षित रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की सख्त आवश्यकता है। जनसंख्या असंतुलन से सामाजिक संतुलन और देवभूमि का भौगोलिक स्वरूप विकृत हो रहा है। अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं, ऐसे परिवार जिनका भविष्य में अगर ये प्रस्तावित नीति आती है उसके बाद 3 से अधिक बच्चे हों, उन्हीं सभी को सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए, जैसे कि राशन, आयुष्मान, सरकारी मकान और गैस सिलेंडर आदि। महोदय, राज्य में एक वर्ग विशेष के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को अपने धर्म की आस्था से जोड़ते हुए हम 5 और हमारे 25 के नारे के साथ जनसंख्या बढ़ोतरी को विस्फोटक बनाने का भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं और सदन के सामने रखा है, उनके विचार है। और हमारी सरकार काफ़ी सारे मुद्दों पर पहले से भी काम कर रही है। यूसीसी का कानून 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया लागू हो गया है। यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ की विरासत वो आगे चले, हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य मिले। यहाँ पर किसी प्रकार का जो हमारे मूल्य हैं, देवत्व है, वो सुरक्षित रहना चाहिए। उसको लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और
इस जो हमने सदन का समय यहाँ पर निर्धारित किया था उसके अनुसार लगातार यहाँ पर सदन चला है। देखिए, भारत की आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है, 140 करोड़ हो गए हैं हम, और अगर इसी तेज़ी से आबादी बढ़ती रही तो एक दिन देश में खाद्यान्न संकट, भू संकट, पेयजल संकट उत्पन्न हो जाएगा। उत्तराखंड की राजनीति में अब ये चर्चा बढ़ने लगी है और विधानसभा में भी ये सवाल उठा है कि भाई यहाँ पर 2 या 3 बच्चों का कानून लाया जाए, सीमित परिवारों का कानून लाया जाए। तो ये भविष्य की जो ज़रूरत है ही है, और जिस प्रकार से उत्तराखंड में चीज़ें बढ़ रही हैं और डेमोग्राफिक चेंज के विषय उठ रहे हैं, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यह कानून जल्द से जल्द आए और ये जल्द से जल्द लागू भी हो, क्योंकि जनसंख्या का दौर जिस तरह से दिखाई दे रहा है वो आने वाले समय में नुकसानदायक साबित हो सकता है। उत्तराखंड देवभूमि पहाड़ी बहुमूल्य क्षेत्र है, जहां पहाड़ों से लगातार हो रहे बीते सालों में पलायन की वजह से आबादी तेजी से घटी है। साथ ही मैदानी इलाकों में जनसंख्या का आंकड़ा बढ़ा है। यही वजह है कि अब देवभूमि में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सदन से आवाज उठी है। हालांकि विपक्ष इसको लेकर गंभीर नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि चुनाव आने से पहले इसी तरह सरकार जनता को बांटने का काम कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ यह चुनावी एजेंडा है, लेकिन सत्ता पक्ष जरूर इस पर मंथन करने की बात कह रहा है। जानकारों की माने तो सख्त जनसंख्या नियंत्रण प्रदेश में जल्द ही सरकार को लागू करने के लिए बड़ा फैसला लेना होगा। यूकेडी ने कई बार डिबेटों में इस मुखरता के साथ अपना जिक्र किया है कि पूरे भारत के अंदर, वैसे पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से जनसंख्या का जो विस्फोट है, जिसमें चाइना अभी तक सबसे टॉप में था और चाइना को पछाड़ते हुए आज भारत सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहा है, तो मुझे लगता है ये केंद्र से ही इसका संशोधन होना चाहिए था कि जिससे इस पे थोड़ा सा ब्रेक लगता। और जो ये अनावश्यक जनसंख्या बढ़ रही है, आखिर हमारा जो घर का ताना बाना है उसको चलाने के लिए भी पूरे जो हमारे प्रदेश के और देश के जो मुखिया हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आती है। और जब ये अनावश्यक चीजें हम इस पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने कई डिबेटों में कहा है कि भारत सरकार को ये जनसंख्या नियंत्रण कानून सबसे पहले लाना चाहिए। जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में स्कूल बंद किए, 1700 महिलाओं में कुपोषण है, बच्चे में कुपोषण है, जो सरकारी आंकड़े हैं। पार्लियामेंट में सवाल के जवाब में केंद्र सरकार बता रही है उत्तराखंड में कुपोषित हैं लोग। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल रेफरल सेंटर बन के रह गए। 10 लाख लोग पंजीकृत हैं बेरोजगार यहाँ की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। अब चारों तरफ निराशा का माहौल है। चुनाव में ये भाजपा सरकार कैसे जाएगी, तो इनको सिर्फ एक ही तरीका है, वो कम्युनल कार्ड खेलेंगे। अलग अलग नाम से, अलग अलग तौर से, अलग अलग तरीके से बदल कर जब ये कम्युनल एस्पेक्ट से आकर चुनाव में उतरेंगे, ये भी उसी का एक पार्ट है। फॉर्मली अभी कोई प्रस्ताव या नीतिगत घोषणा नहीं हुई, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कंसर्न उत्तराखंड के हर हितैषी व्यक्ति का है। और मैं इसको दोहरा करके कह रहा हूं, ये कास्ट, क्रीड, रिलीजन से अलग हट करके बात है। कांग्रेस का ये दुर्भाग्य है कि वो हर चीज में तुष्टीकरण देखने लगती है, तो इसमें भी वो अपना धर्म का और मजहब का एंगल देखना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड में जनसंख्या संतुलन का एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है, और उसके लिए यहाँ का प्रत्येक नागरिक ये महसूस करता है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक प्रभावी कानून आना चाहिए। ये फिलहाल किसी दूसरे विधायक का मेरा निजी राय है, लेकिन मैं उत्तराखंड के जनमानस की राय व्यक्त कर रहा हूँ। देश से लेकर उत्तराखंड प्रदेश में लगातार जनसंख्या का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सभी राज्य सरकारों का उद्देश्य प्रदेश में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना है। इसके लिए सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक सभी पहलुओं को ध्यान से रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। जनसंख्या से जुड़े विषय भी उस व्यापक दृष्टिकोण के साथ देखे जाएंगे ताकि समाज के सभी वर्गों के हित सुरक्षित रह सके। बहरहाल देखना होगा आने वाले समय में अब राज्य सरकार इस पर क्या बड़ा फैसला लेती है। लेकिन सदन में उठी इस आवाज ने एक बार फिर धामी सरकार को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देवभूमि में जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कानून बनाने की मांग तेजी से उठ रही है और विपक्ष
लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश बिष्ट, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष सैनी जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कैप्टन राकेश थानी जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक मलिक जी सामाजिक कार्यकर्ता है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजेश जी से करते हैं। राजेश जी, एक और जहाँ विपक्ष कह रहा है कि आप इसे चुनावी एजेंडे के तौर पर देख रहे हैं, चूंकि चुनाव होने हैं प्रदेश में और उसके बाद एक नया शगुफा आप लेकर आए हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो मांग की जा रही है। क्या वाकई ध्रुवीकरण की राजनीति है या फिर देवभूमि के मूल स्वरूप को बचाने की कोशिश? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई काम करती है, जब भी कोई फैसला लेती है, तो वो हमेशा से प्रदेश हित में रखती है, जन भावनाओं को देखते हुए रखती है और विकास की नीतियों पर रखती है। तो लोकतांत्रिक तरीके से अगर हमारे प्रदेश के अंदर यहाँ की संस्कृति को देख के, यहाँ की योजनाओं को देख के, यहाँ के विकास कार्यों को देख के हर जनमानस तक इस परिस्थिति के अनुसार काम करने की नीयत से अगर ये निर्णय लिया जा रहा है और सबकी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए, उनकी भावनाओं को देखते हुए अगर किसी ने अपने विचार रखे और आने वाले समय में अगर सरकार इस पर कोई फैसला लेती है तो मैं ये मानकर चलता हूं कि वो प्रदेश के हित में होगा। अब रही दूसरी बात विपक्षी साथियों की, देखिए चुनाव का जो माहौल होता है या चुनाव में कोई भी पार्टी को जब जनता चुनकर विधानसभा, लोकसभा या कहीं पर भी भेजती है, किसी ऐसे लोकतांत्रिक मंदिर में भेजती है, तो वो सिर्फ इन फैसलों के हिसाब से नहीं भेजती है। वो पूर्व में सरकारों के द्वारा किए गए काम, उनकी नीयत, उनकी नीति और उनके द्वारा आने वाले समय में जनता को क्या मिलने वाला है, क्या लाभ होगा, क्या विजन है पार्टी का, उसके अनुसार भेजती है। मैं ऐसा मानकर चलता हूं। अब रही बात विपक्ष की तो हमेशा से एक आदत सी हो गई है, क्योंकि देखिए विपक्ष में होने के नाते उनके पास ये रोजगार, हमारे युवाओं की बात करते नहीं हो रहा, लेकिन मैं मानता हूँ ये स्वयं ये बेरोजगारी की इस दहलीज पे पहुंच चुके हैं कि ये व्यंग करने पे या तंज कसने पे सारी सीमाओं को लांघ देते हैं। तो अगर प्रदेश में किसी तरह से जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कोई सम्मानित विधायक अपनी राय रख रहे हैं और वो जनभावनाओं के अनुरूप होगी, तो निश्चित रूप से अगर हित में होगी तो सरकार उस पर फैसला लेगी, चाहे हमारी सरकार हो या भविष्य में किसी की सरकार हो। अगर अच्छा फैसला होगा उसका स्वागत होगा। जी यशी जी। ठीक है आशीष जी, विरोध करने के लिए सिर्फ विरोध किया जा रहा है, जो जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर लागू करने की बात करी जा रही है, इससे विपक्ष को क्या समस्या है? अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक बदलाव हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं संसाधनों पर। बात तो जो आपने विषय उठाया है, इसमें सरकार कोई कदम उठा ही नहीं रही है। इसमें सरकार का तो रोल अभी शुरू ही नहीं हुआ है। अभी तो बीजेपी, क्योंकि इनके बोलने वाले मुंह अलग होते हैं और दिखाने वाले मुंह अलग होते हैं, काम करने वाले लोग अलग होते हैं। इन्होंने कई मामलों में ऐसा ही काम किया है कि बोलने के लिए, जैसे इनको अगर पुष्कर सिंह धामी अपने आप में मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए हैं, यदि वो स्वयं एक प्रस्ताव लाएं कि क्या हम उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर सकते हैं, तो लाएं, उस पर चर्चा, और विपक्ष भी अगर उसमें कोई अच्छी चीज होगी तो साथ देगा, कोई उसमें कमी रहेगी तो उसको सुझाव भी देगा। ये इनको क्यों लगता है कि विपक्ष केवल इनकी आलोचना कर रहा है? आलोचना तो इनकी सरकार खुद करवा रही है। जब मुख्यमंत्री जी को जनसंख्या नियंत्रण के मामले में आरएसएस की आइडियोलॉजी के बारे में लंबे समय से पता है, आरएसएस हमेशा जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रही है, लेकिन वो भी दोगले की तरह बोलते हैं। उनका एक मुंह आगे बोलता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आओ, दूसरा मुंह मोहन भागवत के रूप में बोल देता है कि नहीं नहीं 4 बच्चे पैदा करो। तो भाई पहले आप आरएसएस के मुख्यालय में जाकर परमिशन ले आइए कि जनसंख्या नियंत्रण करना है या आपको जो 4 बच्चे पैदा करने हैं, पहले तो ये खुद डिसाइड कर ले। तो समस्या यशी जी इनके अंदर है, ये अपने उस सवाल से डर रहे हैं जो इनके खुद के अंदर से पैदा हो रहे हैं। दूसरा, मुझे एक बात बताइए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए जो बहुत सारे चीजों में व्यापक संशोधन करने होंगे, ये कोई हल्का काम नहीं है। एक कुछ कानून ऐसे हैं, जैसे भ्रूण हत्या का कानून है, जैसे और कई सारे मामले इस तरह के आते हैं जो जनसंख्या को कंट्रोल करने की बात करते हैं, तो वो सब इस पे सुने जाएंगे। और ये अगर आप ला रहे हैं तो उसको पॉजिटिव वे में सरकारी स्तर पर लाइए। तो मैं, राजेश बिष्ट जी बैठे हैं यहाँ, भाजपा के प्रवक्ता हैं, मैं इनसे कहूंगा कि अभी ब्रेक आएगा तो मुख्यमंत्री जी को फोन करना कि वो अपने खुद के मुंह से बोल लें। सरकारी बजट उन पर खर्च होता है, कम से कम अपने मुंह से तो बोले। अब बोलने के लिए
किराए के मुंह का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब मैं दूसरे विषय पर आता हूँ। आपको जो आपने कहा कि डेमोग्राफी चेंज की बात कही गई है, देखिए जो भी राज्य सांस्कृतिक रूप से शेष राज्य देश से अलग हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, नॉर्थ ईस्ट हो, या मैं कह सकता हूँ साउथ के भी प्रदेश है, वो भी ये कह सकते हैं कि हमारी जो आबादी, हमारी भाषा, हमारे कल्चर के अनुसार है, तो हम भी डेमोग्राफी चेंज के खिलाफ हैं। डेमोग्राफी चेंज का शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं वो इस पूरे देश के संघीय ढांचे के सबसे बड़े विरोधी हैं। अगर डेमोग्राफी चेंज के नाम पर अगर देश के सभी विभाग, सभी सरकारें, देश के सभी मंत्रालय काम करने लगेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो 1 घंटा भी चल पाएंगे। इसलिए डेमोग्राफी चेंज वाला बोलकर जिस तरह से अपने कल्चर की आबादी, अपने भाषा की आबादी के अतिरिक्त के लोगों को आप नफरत और दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश करते हैं, फिर आप किस मुंह से बोलते हैं कि भारत माता की जय? तब आपके मुंह में इस तरह के शब्दों को लाने की हिम्मत आ जाती है। आप पहले, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आरएसएस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करे, पहले खुद डिसाइड कर ले कि उसे क्या करना है। ये दोगले व्यवहार से आप ना तो आप लोगों को बहला रहे हो, फुसला रहे हो और मुख्य मुद्दे पर बात नहीं कर पा रहे। मैं दोगला आचरण इसलिए कह रहा हूँ, एक तरफ इन्होंने कहा, अभी जैसे ईरान का युद्ध भी चल रहा है, अभी मैं आपके चैनल पर भी कुछ रिपोर्ट देख रहा था, तो ईरान के युद्ध की आड़ में जो 60 रुपए जेब काटने को तैयार बैठे हो, ऐसी जेब कतरी सरकार केवल जेब काटने के उद्देश्य से ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। और ये सब चीजें केवल ध्यान भटकाने की है। यदि आपको कोई कानून लाना है, ये देश संघीय ढांचे का देश है, तो आप केंद्र सरकार एक कानून लाए और राज्य उसको अपने अनुसार लागू करे, जहां कोई संशोधन की आवश्यकता हो वो उसे कर ले। लेकिन सारे कानून पहले उत्तराखंड में लाए जाएंगे। उत्तराखंड में इन्होंने धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर आए थे 7 साल पहले। मुझे बताइए ना, अभी तक एक सिंगल केस मिला आपको? क्या एक सिंगल बांग्लादेशी मिला आपको कहीं पे? या एक सिंगल यूसीसी में आपने रजिस्ट्रेशन अपने खुद के पूर्व विधायक का तो आप करा नहीं पाए, तो और किसका कराएंगे? तो ये सारी जितने नाटक नौटंकी चल रही है, धर्म के नाम पर चला रहे हैं। इन्होंने कहा कि 12 आशीष जी, यूसीसी को लेकर तो कोर्ट भी कह रहा है कि ये आज देश में से लागू करना कहीं ना कहीं जरूरत बन गया है। तो यूसीसी तो एक अच्छा विषय रहा, वो बात अलग है कि उत्तराखंड में मैं याशी जी यही बात तो कह रहा हूँ कि ये बात कोर्ट तो कह रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई प्रधानमंत्री? चलिए ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। राकेश ध्यानी जी का रुख कर लेते हैं। राकेश जी, जिस तरीके से मांग उठी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, सबसे पहले तो उस पर क्या कहना है आपका? यास्मीन जी, हमारे यहाँ एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। ये हमारे 2 प्रवक्ता जो राष्ट्रीय दल के उत्तराखंड में हैं, ये एक दूसरे को मतलब ब्लेम गेम यहाँ पे खेलते हैं। कमी किसी ने नहीं की। एक चीज कहूंगा, यदि हम मौसेरे भाई हैं तो आप चचेरे भाई हैं। कोई बात नहीं, दोनों की सरकार में समय आएगा उस समय चचेरे भाई कोई भाई नहीं, कोई बात नहीं, समय भी आएगा। हम तो भाई साहब, हम तो वो रिश्ता लेके चलते हैं, हम तो वो रिश्ता लेके चलते हैं कि हमारे जो देवभूमि का जो कल्चर है, सुनिए, हमारा जो देवभूमि का कल्चर है, अगर मेरे गांव के बगल में मुसलमान गांव है और उनकी बेटी अगर कोई देहरादून में यहाँ पे रह रही है तो अपने बच्चों को मुझे एज ए मामा इंट्रोड्यूस करती है वो। हम उस कल्चर के लोग हैं। लेकिन रही बात डेमोग्राफी चेंज की, इसमें बहुत सच्चाई ये है कि उत्तराखंड, अगर आज उत्तराखंड के अंदर डेमोग्राफी चेंज हुई है तो उसके लिए राकेश जी, बाकी सब तो ठीक है, चोर चोर तो मौसेरे भाई, मेरी बात सुनिए ना, बाकी सब कुछ तो ठीक है, चोर चोर मौसेरे भाई हो गए, मान लिया आपने। लेकिन जब यूकेडी को मौका मिलता है तो आप भी तो उनको जाके भाई बनाते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो। समस्या देखो ऐसा है कि यहाँ पे जो उत्तराखंड के, जो हम उत्तराखंड क्रांति दल का जो मूल निवास जिसको हम बोलते हैं, अगर उस मूल निवास के हिसाब से जो लोग यहाँ पे हैं वो हमारे हैं। हम तो उस कल्चर से आते हैं कि अगर कोई फेरी वाला बिजनौर से या सहारनपुर नजीबाबाद से हमारे गांव में तो कांग्रेस और बीजेपी भी तो उसी कल्चर से आ रही है ना, उसी कल्चर से तो ये लोग भी आ रहे हैं। तो अब हमें महसूस हुआ, क्योंकि जब अब जिस तरह से इन्होंने खोला है, अब हमारे क्या मेन कारण क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने पलायन के लिए पूरा जोर लगाया कि हिंदुओं को जो है, जितने भी हमारे सनातनी है उनको नीचे लाया जाए प्लेन्स में। अब मैं 100 बीघा जमीन बेच के 100 गज की जमीन पर रहूंगा तो बच्चा एक ही पैदा करूंगा, कहां से पालूंगा उनको? एजुकेशन आपने पहाड़ों में दिया नहीं, शिक्षा आपने पहाड़ों में दी नहीं, हॉस्पिटल आपने पहाड़ों में दिए नहीं, सड़क सुविधा आपने पहाड़ों में दी नहीं, तो लोग कहां जाएंगे? पलायन के लिए मजबूर होंगे। और पलायन के लिए मजबूर होंगे तो बच्चों को सस्टेन करने के लिए एक सिटी में आप रह रहे हैं तो उस हिसाब से आपने परिवार भी देखना पड़ेगा आपको कि 10 बच्चे पैदा हो गए तो कहां से पालेंगे? तो उसके बाद भी जनसंख्या कैसे बढ़ रही है?
तो जनसंख्या बढ़ने में कानून किसका काम है? ये किसका, कौन उनका एजी से? आज आज आप आईएसबीटी के पुल के नीचे देखिए कि हर हफ्ते एक नया लॉट आता है सहारनपुर से या बिजनौर से, और वो लॉट 8-10 दिन यहां पर रहता है, उसके बाद उनके आधार कार्ड बनते हैं और उनको आगे भेज दिया है, दूसरा लॉट तैयार हो जाता है। ये कौन कर रहा है? सरकार के पास कानून, सरकार का लचीला कानून है कि उनका आधार कार्ड कैसे बन रहे हैं। यहाँ पर अभी हल्द्वानी में जो रेलवे लाइन के जो बैठे हुए थे सारे बांग्लादेशी लोग हैं, क्या आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई फ्लाइट बुक की उनके लिए बांग्लादेश भेजने के लिए? तो ये सब इनकी मिली भगत है, ये केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और आज सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अब कोई मुद्दा रहा नहीं गया, तो कुछ ना कुछ एक अब कम्युनलिज्म को लिया बीच में, और अब हिंदू मुसलमान करके हो सकता है कि उत्तराखंड में हम जीत जाए। अरे 5 साल 4 साल हो गए आपको, 4 साल से क्यों कोई कानून नहीं आया आप ढंग से? एक कानून लाया लिव इन रिलेशन, जो हमारे कल्चर से कहीं मेल नहीं खाता है। आज उत्तराखंड के अंदर कानून व्यवस्था किस हिसाब से? वो केवल आप लोगों की दोगली नीति की वजह से है। आज यहाँ गोलियां चल रही हैं, चोरी चपाटी हो रही है, तो ये सब कंट्रोल किसने करना है? कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी का काम है, सरकार उनकी है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एक कठपुतली मुख्यमंत्री जिसको जनता ने नकारा था, उसको आज सरकार में मुख्यमंत्री बनाया गया है, और 2 आदमी वहां से रस्सी खींच रहे हैं, नाच नाच नाच, और वो यहाँ नाच रहे हैं और उस हिसाब से काम चल रहा है। उनके दिल में भी पीड़ा है कि यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लेकिन वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोल सकते हैं। दिल्ली से जो आदेश आ रहा है उसके हिसाब से वो चल रहे हैं, उसी के हिसाब से वो रस्सियों में नाच रहे हैं। आज कठपुतली के अलावा कुछ नहीं बचा है धामी जी के पास, वो केवल एक कठपुतली है। उनका अपना विवेक समाप्त हो चुका है, लोगों ने उनको नकार दिया है। यासी जी ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं बढ़ती जनसंख्या का सवाल, 2 बच्चों पर बवाल। चर्चा ऐसे मुद्दे पर कर रहे हैं दीपक मलिक जी, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आपको लगता है कि एक कानून के जरिए आबादी को नियंत्रित करना एक सभ्य समाज का एग्जाम्पल है, या फिर इससे समाज में और अधिक भेदभाव बढ़ेगा? अगर ये जनसंख्या नियंत्रण कानून जो भी कुछ है, अगर ये ईमानदारी की नियत से आए तो इसमें कुछ गलत तो मैं नहीं मानता। जहां तक ये डेमोग्राफिक चेंज वगैरह ये मुद्दे भी टाइम टाइम पर उठते रहते हैं, लेकिन उनको जो है टाइम टाइम पर वोट बैंक के लिए जोड़ना, अपने वोट बैंक को संभाल कर रखने के लिए जोड़ना, उठाते रहना, तो ये कुछ मामला अलग है। जनसंख्या नियंत्रण नीति केंद्र बनाए, कौन रोक रहा है इसमें? लेकिन जिसको आप लोग, मैं आपको पर्सनल अपना व्यू बताना चाहता हूं, जिसको हम जनसंख्या बोलते हैं ना, ये एक युवा देश की रीढ़ होती है। इसको ह्यूमन रिसोर्स भी बोल सकते हैं। चाइना में इसे ह्यूमन रिसोर्स बोला जाता है। वो अपनी जनसंख्या का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं। उन्होंने 2 बच्चा पॉलिसी की, फिर 1 बच्चा की, अब फिर से उनको छूट देनी पड़ रही है। क्यों देनी पड़ रही है? ये ह्यूमन रिसोर्स है, आपकी पॉपुलेशन है। वो बोझ कब है? कब है बोझ? जब आप उसे एक चारागाह में छोड़ देते हैं जानवरों की तरह चरने के लिए, काम करने लायक नहीं छोड़ते, काम नहीं होता, तब वो बोझ होती है जनसंख्या। अगर आप प्रॉपर रोजगार उत्पन्न करते हैं, उनको ह्यूमन रिसोर्स स्किल्ड वर्कर बनाते हैं, तो ये बोझ नहीं रहता। सिंगापुर की डेंसिटी यहां से ज्यादा है, वहां पर स्किल्ड लेबर काफी सारी है, बल्कि मिलते नहीं है, दूसरे देशों के आते हैं। और जहां तक चाइना की बात करें, वहां पर रोजगार सबके पास है, लेकिन उनके पास स्किल्ड लेबर जो टोटल लेबर है उसमें से परसेंटेज 28% के लगभग है। हमारी कितनी है? 4 से 5%। सोचकर देखिए, ह्यूमन रिसोर्स में उस जनसंख्या को कन्वर्ट करना, ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। अदरवाइज तो जो स्लोगन है बड़े अच्छे लगते हैं,
जनसंख्या को कंट्रोल करना है, वो तो हम बचपन से ऐसे देखते आ रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है ऐसे लिखते भी आए हैं हम, 6-7 क्लास से लिखते आ रहे हैं आगे तक, लेकिन अभी तक कोई हल तो निकला नहीं है। जनसंख्या बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। जो ये डेमोग्राफिक चेंज वगैरह की बातें हैं, कभी बोला जाता है भारत में 3 करोड़ बांग्लादेशी, कभी 5 करोड़, कभी 8 करोड़। आज तक आप भाई गिनती तो पूरी कर लो कि कितने हैं, उनको क्या निकाला, आज तक किसने निकाला? नदियों के किनारे उनकी बस्तियां आ गई, बांग्लादेशी तो होता ही होता था, ऊपर से रोंगिया नाम की एक और बीमारी आ गई। क्या कर रहे हैं ये सोचिए। अब जब मुद्दे बहुत बिगड़ चुके हैं, यूजीसी एक्ट लेकर के आए, उसमें बीजेपी का जितना कार्यकर्ता है वो विखंडित हो चुका है, बुरी तरीके से विखंडित हो चुका है। संघ के पास शक्ल दिखाने के लिए कोई चेहरा नहीं है, वो भी मुद्दों से हटते हैं। अभी मोहन भागवत जी ने सीधा बयान दिया कि 4 बच्चे होने चाहिए, और भाजपा संघ परिवार प्रायोजित कुछ सरकारी जो होंगे, क्या कहूं, कथावाचक, वो राय दे रहे हैं बच्चे 3 या 4 कीजिए, इनको धर्म के काम पर लगाई। आप कह रहे हैं जनसंख्या नीति, पहले आप डिसाइड तो कीजिए कि आपने करना क्या है। फिलहाल जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारा स्टेट पायनियर बन गया, यूसीसी लाने वाला हमारा स्टेट बन गया, अभी एक और आपने कानून बताया उसमें भी बन गए, बन तो गए हैं। नतीजा क्या निकल रहा है यूसीसी का? एक तो मुझे दिख रहा है, जो बच्चे राष्ट्र के निर्माण में लगने चाहिए, अच्छी एजुकेशन लेनी चाहिए, वो लिव इन में रह रहे हैं। एग्जैक्टली कहां पर जा रहे हैं? ये देवभूमि का कल्चर है। शर्म के लिए ना, डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी नहीं है आप लोगों के पास। आपके बच्चे लिव इन में रहने लगेंगे तो आप क्या करोगे? खैर, आपके बच्चे क्यों रहेंगे? सत्तारूढ़ दल भाजपा वालों के तो बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, यहां आकर के फिर राज करते हैं। किसी के बच्चे इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं। शिक्षा का ढांचा टोटल आपने चौपट कर दिया, तो जनसंख्या तो बोझ अपने आप लगेगी। आज के समय में खुद बताइए। ठीक है दीपक जी, वापस आएंगे जरा इस पर आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी का भी रुख कर लेते हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से ये मांग उठाई गई है बीजेपी पार्टी के ही विधायक द्वारा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, और अगर ये कानून आता है, आपको क्या लगता है कि धरातल पर ये उतना ही कारगर साबित होगा? ये सिर्फ फाइलों तक सिमट कर नहीं रह जाएगा? और डेमोग्राफिक चेंजेस जिसका जिक्र किया गया, तो क्या उनको स्थिर करने में ये काम करेगा? यशी देखिए, जब भी कोई कानून बनता है तो फिर उसे लागू होना ही होता है। और जो शिव अरोड़ा ने भराड़ीसैंण में ये बात उठाई थी नियम 300 में, निश्चित तौर पर उसके बहुत सारे मायने हैं। और कहीं ना कहीं ये भी है कि इसके पीछे पार्टी की सोच आपको दिखती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक इस तरह के नीतिगत मामलों में बिना आला कमान की तरीके नहीं बोलता। और शिव अरोड़ा को आगे करके ये कहलवाना कि आप देखिए उस सारी चीजों का, वो देखिए टाइमिंग देखिए। पहली चीज, शिव अरोड़ा विधायक है रुद्रपुर से। दूसरी चीज, वो पंजाबी समाज से आते हैं। तो ये बात किसी पहाड़ी या कुमाऊनी, गढ़वाली या कुमाऊनी विधायक से न कहलाकर एक मैदानी क्षेत्र के पंजाबी विधायक से ये बात कहलाई गई है, तो ये बहुत अपने आप में बहुत चीजें कुछ कह जाती है। और देखिए यसी, जहां तक जनसंख्या नियंत्रण का बात है, होनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हमने पिछले कुछ समय से उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में जो डेमोग्राफिक चेंज देखे हैं, और जिसमें हम कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं, वो निश्चित तौर पर खतरनाक है। क्योंकि एक तरह से उत्तराखंड की आबादी का अल्पसंख्यक हो जाना कुछ जगह पे, तो वो दिक्कत हो जाएगा इस पहाड़ी प्रदेश के लिए, जिसे देवभूमि कहते हैं। इस देवभूमि में अगर हम ये बात करें कि कुछ खास धर्म के लोग आए और उनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ती जाए, तो ये खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो ये देवभूमि है, ये बॉर्डर का प्रदेश भी,
इस प्रदेश की सीमा चीन से भी मिलती है, नेपाल से भी मिलती है, और दोनों ही जगह से हमको कई बार ये देखने में आता है कि कहीं ना कहीं घुसपैठ की कोशिश होती है जबरदस्ती कुछ इलाकों में। तो उन सब चीजों को रोकने के लिए जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और उसका कड़ाई से पालन भी हो। जी ऐसे बिल्कुल वापस आएंगे आपके पास। राजेश बेशी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि एक तो आपने उत्तराखंड को एक्सपेरिमेंटल प्रदेश पर रखा है, कोई भी कानून जो केंद्र से लागू होना चाहिए वो उसको आप उत्तराखंड में ला देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट होता है कि वो ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, और उसकी वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो उस पर क्या कहना है? जिस प्रकार से मैंने शुरू में भी आपको कहा, कांग्रेस पार्टी का विरोधाभास और जिस तरह से ये जिस मानसिकता से नहीं, लेकिन इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते ना राजेश जी कि एक तरफ मोहन भागवत जी कहते हैं कि बच्चे पैदा करिए, 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करिए, वो तो कहते हैं कि हम आप पैदा करिए, पाल हम लेंगे। तो उस तरीके की बयानबाजियां भी तो दे रहे हैं लोग, कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जनसंख्या नियंत्रण करने की बात कर रहे हैं। यशी जी देखिए, इन्हीं सारी चीजों पे जिस प्रकार से अलग अलग तरह की टिप्पणियां आती हैं, उसी पे तो नियंत्रण करने के लिए नियंत्रण वाला कानून लाने की बात कही जा रही है ना। जब कानून बन जाएगा तो कोई कुछ भी कहेगा तो क्या उस हिसाब से थोड़ी। मोहन भागवत जी कौन है? नहीं, मोहन भागवत जी आरएसएस के सरसंचालक महोदय हैं, वो ठीक है उनकी बात। उनके द्वारा अगर कोई बात की गई है वो उनके अपने विचार हैं। सरकार ने अगर कोई कानून बनाना है और सरकार ने अगर उस कानून को लागू करना है तो उसके बाद तो किसी की भी टिप्पणी, चाहे भागवत जी के द्वारा कही गई हो या अन्य लोग जो जिस प्रकार से और कोई चीज़ों को, जनसंख्या के मामलों पे कोई बात अपनी टिप्पणी करते हो, कोई हमारे पंडा पुरोहित करते हो, तो उन सब मामलों पे वहीं पे रोक लग जाएगी ना अगर कानून बन जाएगा, अगर कानून बनने की संभावनाएं अगर दिखेंगी तो। अब उस पे ध्रुवीकरण की बात हम तो नहीं कर रहे हैं। हमने तो एक बारी भी नहीं कहा कि इसका असर यहाँ पड़ेगा या वहां पड़ेगा। इसका असर कहाँ पड़ रहा है करके देखिए ना आपके सामने। ठीक है राजेश जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ ले चलते हैं आपको, जहां पर पीएम आवास योजना शहरी 2.0 कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राशि अनुदान कार्यक्रम में ये लाभार्थियों को 90,000 और परिवारों को उसी उनके मकान बनाने के लिए आज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं आप सभी को, जो भी इसका लाभार्थी होने वाले हैं, जिसको लाभ मिलने वाला है, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि हमने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि हम गरीबों की कल्याण करने वाली सरकार हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में यह जन कल्याणकारी सरकार है। हमारा विकास का जो रुख है, जो रवैया है, वो सर्वस्पर्शी है, सर्वसमावेशी है। और मैंने कहा था कि जिन्हें नहीं मिला है, आज जिनको 2,09,000 में जिनका समावेश नहीं होता है, बहुत जल्दी ही हम लोग दूसरा कार्यक्रम करेंगे, उनको भी, बाकी का भी हम इसमें समावेश करेंगे। और उसी कड़ी में 90,000 लोगों को आज दूसरा कार्यक्रम करते हुए इस वर्ष की प्रधानमंत्री आवास योजना का की दूसरा चरण जो है आप सबको दे रहे हैं। बहुत से लोगों का पिछली बार जो दिया गया था उसका पहला चरण का काम भी शुरू कर लिया है बहुत लोगों ने। हमारे मऊ जिले में कुछ लाभार्थी मिले थे कि हमने आगे अपना काम बढ़ा लिया है, लेकिन अब दूसरी किस्त आनी चाहिए। उसकी भी मैं आप सबको गारंटी देता हूं कि बहुत जल्दी ही वो दूसरी किस्तें भी जाने लगेंगी। इस प्रकार गरीबों के कल्याण के लिए, जिनके सिर पे आज आजादी के 70-75 साल तक जिनके सिर पे छत नहीं थी, उनके सिर पे छत देने के लिए, उनको मकान देने के लिए, और उसमें भी सबसे बड़ी कि महिला और 90,000 लोगों को अनुदान राशि यहाँ पर वितरित की जाएगी। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं हम जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, जो कांग्रेस कहीं ना कहीं इसको लेकर कई सवाल खड़े कर रही है। साथ ही साथ सत्ता पक्ष के ही विधायक ने ऐसा कानून लाने की मांग की है। चर्चा इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। राजेश जी, अपना वक्तव्य पूरा करिए। से मैंने कहा, ये कानून की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से सरकार इस कानून को लाएगी।
जनभावनाओं को देखते हुए लाएगी। लेकिन हाँ, जिस तरह से ये लोग इसके ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, जातिगत राजनीति में जाके जातियों पे बांटने की बात कर रहे हैं, देखिए जब कानून लागू होता है तो सभी धर्म, सभी वर्ग और सभी लोगों के लिए समान रूप से होता है। तो उसमें कोई निश्चित रूप से ये तय नहीं किया जाता कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ फलानी जाति, फलाने धर्म, फलाने वर्ग या फलाने पंथ के लिए है। तो मैं इस चीज से बिल्कुल वाकिफ नहीं रखता हूँ। अगर किसी तरह का प्रस्ताव आया और प्रस्ताव जनहित में होगा तो निश्चित रूप से समय आने पे वो लागू किया जाएगा, और इसका जो लाभ है हर तरह से पूरे प्रदेश को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि हमारे एक साथी यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने कह दिया जी बीजेपी के सारे बच्चे वहाँ विदेशों में पढ़ते हैं। अरे कांग्रेस पार्टी के नहीं पढ़ते हैं क्या विदेश में? और विदेश में पढ़ते हैं तो क्या आपका धन लेकर पढ़ते हैं क्या? अपनी जेब से? आपने नहीं कहा मंदिर नहीं है प्रचार करने के लिए। भाई साहब अपने समय पे कहिए, दूसरों को सरकारी स्कूलों की, आपकी बात को ध्यान से सुन रहा था, पढ़ने की शिक्षा दी जाती आपकी है। सारी बात ध्यान से सुन रहा था। पढ़ रहे हैं आप में से? पूरे विद्या मंदिर में पढ़ रहे हैं हमारे में से। किसको जानते हैं? बीजेपी नेताओं किसको जानते हो आप? कांग्रेस के किन साथियों की बात कर रहे हो? किन विधायकों की बात कह रहे हैं आप? किन विधायकों के बच्चे पढ़ रहे हैं? कितने विधायकों के बच्चे के साथियों के पढ़ रहे हैं? आपके कांग्रेस के कितने साथियों के विधायक के पढ़ रहे हैं बताइए ना। कांग्रेस से आप बताइए, आपसे सवाल कर रहा हूं। आपने सीधे बीजेपी कैसे कहा? आपने सीधे बीजेपी कैसे कहा? बीजेपी के बच्चे पढ़ते हैं, आप ये कह सकते थे राजनीतिक दलों के बच्चे पढ़ते हैं, राजनीतिक दलों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर आप सामाजिक व्यक्ति हैं, अगर आप सामाजिक व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, अगर आप सामाजिक व्यक्ति हैं तो समाज में समान रूप से बात रखेंगे। ये नहीं कहेंगे आप कि सिर्फ और बीजेपी के पढ़ते हैं। तो इस बात से समझ आती है कि आप कांग्रेस बिल्कुल आए हैं। आपने कहना था ना ये बात कि इस देश के सबसे रईस आदमी का लड़का वहां से पढ़ के आए, कहिए ना। साथ में ये भी कहिए ना, क्या खराबी है? देश के सबसे रईस राजनीतिज्ञ का लड़का ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया, ये भी कहिए ना, क्या खराबी है इसमें? मानिए ना इस बात को। बिल्कुल राजनीतिज्ञ है, बिल्कुल है। उनके पास अपना मकान। ठीक है राजेश जी, फिलहाल हम इस मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे हैं। किस मुद्दे पर जा रहे हैं हम? बात यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून की हो रही है। यशी जी, कौन किसका बच्चा कहाँ पढ़ता है ये हमारा कंसर्न नहीं है। यशी जी, तो ये इनको कहने से पहले सोचना है ना। कहकर बात बंद कर देंगे, दूसरा आदमी उसका जवाब नहीं देगा, ये कैसे चलेगा? अगर ये सामाजिक कार्यकर्ता की कैपेसिटी में बैठे हैं तो इन्होंने समाज में समान रूप से बात रखनी है ना। इन्होंने एक लाइन कहकर तो छोड़ दी। आशीष जी बताइए, कांग्रेस को हर उस कानून से समस्या है जिससे कुछ बदलाव के संकेत मिलते हैं या जिससे कुछ बदलाव होता है, और ये भी सत्ता पक्ष का कहना है कि एक पर्टिकुलर वोट बैंक आपसे छिटके नहीं, इसलिए आप ऐसे कानून का विरोध कर रहे हैं। देखिए, आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर यही कानून लाने की बात कोई सामाजिक संस्था का व्यक्ति करता, या राकेश जी, ध्यानी जी यहाँ बैठे हुए हैं, दीपक मलिक जी बैठे हैं, अरुण शर्मा जी हैं, आप हैं, आप लोग कहते कि नहीं ऐसा कानून की उत्तराखंड में आवश्यकता है, और तो उस पर सरकार विचार करती है और मुख्यमंत्री जी एक वक्तव्य देते कि हाँ हम इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कि इनके एक विधायक ने, जिसका नाम भी कम से कम ढूंढना पड़ रहा है, हम लोग उसका शक्ल से भी नहीं जानते। मैं कभी अपने जीवन में शिव अरोड़ा से मिला भी नहीं हूँ, मुझे मालूम भी नहीं है कि वो कौन है, दिखते कैसे है, कहाँ से विधायक है। मतलब बाई चांस ऐसा है कि हम किसी एक व्यक्ति को विधायक के रूप में भी नहीं जानते, उससे ये कहलवाया गया। इससे पहले दिलीप महंत जी हैं, उनसे एक सेकेंड आशीष जी, क्या पता है कि वो उस विधायक की अपनी व्यक्तिगत राय भी तो हो सकती है। इससे पहले भी कई बार इसी उत्तराखंड में मैंने तो अभी जितने टाइम का इनका कार्यकाल रहा है इसमें न जाने कितनी बार देखा है कि सत्ता पक्ष के ही लोगों ने तरह तरह के सवाल अपनी सरकार पर उठाए हैं, और जब वो सवाल एक सेकेंड, जब वो सवाल उठाते हैं तब आप कहते हैं कि देखे इन्हीं की सरकार के लोग इनकी बखिया उखेड़ रहे हैं। अब जब वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं कानून, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्रदेश को ऐसे कानून की जरूरत है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो मुख्यमंत्री जी करवाना चाहते हैं तो वो उनसे कहलवा रहे हैं, ऐसे कैसे? आप दरअसल अगर मुझे ही मौका दे देंगे तो मैं अपना पक्ष रख दूंगा, आप मेरा पक्ष मत रखिए। ये आपका पक्ष नहीं है, ये आपका पक्ष नहीं है। मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ कि ये दोहरी राजनीति हुई ना। फिर तो एक जब वो उनकी बुराई करते हैं तो आप तुरंत शुरू हो जाते हैं, देखिए सत्ता पक्ष के ही विधायक देखिए सरकार के खिलाफ है। अगर कोई व्यक्ति अपना पक्ष रख रहा है या कुछ कह रहा है तो उसमें कांग्रेस को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? मैं सिर्फ इतना आपसे समझना चाहती हूँ, समझाइए जरा। आपकी मैं बात का एक ही लाइन में उत्तर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक, कोई सांसद, कोई नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी शब्द बोलते हैं
तो हमारे मन में सबसे पहले एक सवाल खड़ा हो जाता है कि बिना लालच के, बिना भ्रष्टाचार के कुछ करने वाले नहीं है। इसके पीछे इनका उद्देश्य क्या है? संबंधित विषय जिस पर हम बात कर रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून में, इसमें भारतीय जनता पार्टी की दो अलग अलग विचारधारा के अलग अलग सवाल खड़े हैं। तो मेरा यही कहना था, मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि आप सबसे पहले घर बैठकर डिसाइड तो कर लीजिए कि आपको करना क्या है। आपको 4 से अधिक बच्चे पैदा करने हैं या जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना है? क्योंकि हमारे यहाँ नगर निकाय चुनाव और स्थानीय जो जिला पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 2 से अधिक बच्चे होने पर प्रतिबंध का कानून है, वो लगा हुआ है। और आप इसको और अधिक बढ़ाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि राशन की सुविधाएं या अन्य सुविधाएं ना मिले यदि 2 से अधिक बच्चों, क्योंकि ऐसा उन सम्मानित विधायक के मुंह से कहा गया है। अब मैं किस विषय पर आ रहा हूं वो दूसरी बात है। भारतीय जनता पार्टी नए मुद्दे उठाने के लिए नए नए लोग किराए पर लेकर आती है। मेरा शिव अरोड़ा से एक आपत्ति है कि जब दुनिया भर के केस यहाँ पर होते हैं उस वक्त तो वो बीजेपी के 47 विधायक कुछ बोलते नहीं है। इनका मंत्रिमंडल गठित नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूँ शिव अरोड़ा जी को मंत्री बना दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। आपका मंत्रिमंडल ही भर जाएगा। तो वहां तो इनकी जबान खुलती नहीं है। ये सिर्फ उतना ही बोलते हैं जितनी चाबी इनको भरी जाती है, इसके अलावा इनमें कुछ है नहीं। ये खिलौने जितने 47 इन्होंने इकट्ठे किए हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, लूट खसोट के नाम पर, चुनाव आयोग में गड़बड़ करके तमाम चीजों से इकट्ठे करे हैं, ये किसी काम के नहीं है। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग जनहित के मामलों में उत्तराखंड के हित की बातों को नहीं उठा रहे हैं। ये केवल पार्टी के एजेंडे पर काम करने वाले लोग हैं। इसलिए इनके वक्तव्य में जनहित या उत्तराखंड का हित कहीं समाहित नहीं हो रहा है। यही हमारी आपत्ति है। और यदि निर्वाचित पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह के काम करेंगे, किसी का एजेंडा बनाने के लिए, किसी का माहौल बनाने के लिए काम करेंगे, तो हमें आपत्ति यह है कि आपने उत्तराखंड के हित में तो एक भी बात नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी के अगर आप पिछले 6 महीने, 8 महीने के या साल भर के डालेंगे तो हमने जिन जिन चीजों को लेकर मांग की है उस मांग की कोई नहीं है, उसमें कोई बात कर ही नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं बात भाई? क्या आपको तनख्वाह कम मिलती है, विधायक निधि कम मिली है, या क्या समस्या है? आप क्यों नहीं वो बातें उठाने का काम करते? आप क्यों पार्टी द्वारा दिए गए एजेंडे पर एक वक्तव्य देंगे और बाद में बिल में घुस जाएंगे? ये इस तरह का जो कल्चर है, हमें इस पर आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी की हर योजना, हर घोषणा और मंच पर किया गया हर एक वक्तव्य अंत में घोटाला ही साबित हुआ है। एक भी बात तो सही नहीं साबित कर पाए। तो इसीलिए जब ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन इस तरह के एजेंडे देकर उत्तराखंड में माहौल मत खराब कीजिए। हम तो ये कह रहे हैं कि आप लाइए कानून, बिल्कुल निश्चित रूप से लाइए, जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाइए, लेकिन उससे जुड़े हुए जो अन्य कानून है उसमें भी संशोधन की आवश्यकता होगी। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि भ्रूण हत्या पे जो रोक लगी है वो आपको हटानी पड़ेगी। यदि कहीं किसी का गर्भ धारण हो गया, किसी महिला का, और वो 2 से अधिक बच्चे की मां बनने की स्थिति में आई, तो आपको गर्भपात अलाउ करना पड़ेगा। बताइए करेंगे क्या गर्भपात को अलाउ? आज हॉस्पिटल्स में तमाम तरह के सवाल पूछने के बाद ही अबॉर्शन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो ये प्रक्रिया करेंगे क्या? तो अगर ये नहीं कर सकते हैं या इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आशीष जी, जब वो कानून लाएंगे तो वो ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं कि आज उन्होंने मांग की कल वो कानून ले आएंगे, उस पर लिखा पढ़ी करेंगे, सारा हिसाब किताब लगाएंगे, तब जाकर वो कानून लाएंगे। तो उसके बाद वो डिसाइड करेंगे ना कि उनको क्या करना है। जी बिल्कुल, मैं 10 सेकंड का समय लूंगा आपसे केवल निवेदन करते हुए। बीजेपी अब तक जितने कानून लाई है, हमारे यहाँ एक कहावत है, हवा चक्कर आटा ढूंढने चलते हैं। ये पहले कानून लाते हैं, फिर उसकी कमियां ढूंढते हैं, फिर वो कानून बट्टे खाते में चला जाता है। ये इस तरह के काम ना करें तो वो ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। मैं इस कह रहा हूँ कि इसका भी वही हश्र ना हो। भाई पहले आप चर्चा प्रोसेस पे की ना, कानून बनाना है तो केंद्र सरकार बना दे, मोदी जी बना देंगे तो पूरा देश लागू कर देगा। ये धामी जी बनाएंगे, फिर पूरे देश में उसकी अगरबत्ती जलाकर घूमेंगे और वोट मांगेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे देखो हम लोग पहला राज्य बन गए। भाई आप पहला राज्य बने कि आपके यहाँ भ्रष्टाचार कई गुना है। आपने 1200 करोड़ का खनन इकट्ठा किया, 10,000 करोड़ का अवैध खनन बेच चुके हैं आप अवैध रूप से। तो इसीलिए तो आप डर लगता है इनसे, ये इस कानून की आड़ में कौन सा भ्रष्टाचार करने जा रहे हैं। एमडी पिटकुल को हटाने के लिए ठीक है, 10 सेकेंड बोला था आपने, 60 सेकेंड से ज्यादा की बात हो गई। ठीक, कैप्टन राकेश ध्यानी जी क्या कहना है इस पर, जो आशीष जी कह रहे हैं? या जो हम बिल्कुल समर्थन करते हैं कि सख्त जनसंख्या नियंत्रण पर कानून आना चाहिए। जिस तरह से हमारी संस्कृति, जो उत्तराखंड की संस्कृति है, उसमें ड्रास्टिक चेंज आ चुका है। केवल जो विशेष धर्म के लोग आज केदारनाथ तक पहुंच गए हैं, उसमें जैसे मैंने पूर्व में बताया कि उसका कारण है
कि हमें पलायन के लिए मजदूर किया गया, वहां पर जो हमारे स्किल डेवलपमेंट था उसको तवज्जो नहीं दी गई। जो लोग वहां पे थे, मिस्त्री हो गए, कारपेंटर हो गए, पुराने बड़े उस तरह के हमारे पास मिस्त्री हुआ करते थे, आज वहां वेल्डर वहां पर विशेष धर्म विशेष का है, चाहे अपना फल बेचने वाला, उसके बाद अब सब्जी बेचने वाला। आप अपने बच्चों को सिखाइए ना ये सारे लोग अपने बच्चों को क्यों पढ़ने भेज रहे हैं? आप इसी काम पर लगाइए जिस पर कानून लाना बहुत जरूरी है। आज अगर आप भारतीय जनता पार्टी थोड़ा मुसलमानों को छेड़ती है तो कांग्रेस को मिर्ची लग जाती है, कांग्रेस थोड़ा कुछ और बोलती है तो बीजेपी को मिर्ची लग जाती है। चलिए दीपक जी आशीष जी बीच में इंटरप्ट मत करिए, तो वैसे भी समय कम है हमारे पास। दीपक जी ठीक, राकेश जी होल्ड ऑन। दीपक जी यासी जी एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हाँ। कि अभी जो है ईरान और इजराइल का जो लड़ाई चल रही थी उसमें एक वीडियो चला, एक 10 साल का बच्चा एक स्टेटमेंट दे रहा है कि देखो मोदी अभी जो है ईरान गया था और ईरान के बाद इजराइल गया और उसने बताया कि आयतुल्लाह खुमैनी कहां बैठा है, उसने इजराइल को बता दिया, इजराइल ने वहां पर डाल दिया। ये मानसिकता मदरसों से भरी जा रही है। तो उस मानसिकता का हम विरोध करते हैं कि अगर ऐसे जिहादी प्रवृत्ति के लोग हमारा उत्तराखंड में आते हैं, हमारा उत्तराखंड नेपाल से और चाइना से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा का ही मामला है, तो ऐसे जिहादी प्रवृत्ति है, इस टाइप के लोग, इसमें सख्त कानून लाने की जरूरत है। और मैं तो बोलता हूँ कि अगर इच्छा शक्ति है तो आज तो आपके 8 महीने बचे हुए हैं, आज तक क्या कर रहे थे आप? अभी तक लाते नहीं तो ये कानून पूरे देश में लाइए ना। सुनिए लोकसभा के क्षेत्रों में लाकर क्या करेंगे? सुन लो भाई साहब, सुन तो लो, आपका टर्न आएगा। आज हम जो डेमोग्राफी चेंज है, अगर मुस्लिम कहीं पे बड़े हैं तो आसाम के बाद हम दूसरे नंबर पे आते हैं, बंगाल। देखिए राकेश जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा तो पहली बात तो पूरे उत्तराखंड में लागू होगा। किसी पर्टिकुलर विशेष समुदाय को टारगेट करना या उनको कहना तो गलत है ना राकेश जी। और यही तो सवाल है कांग्रेस को, इसीलिए तो खराब लग रहा है कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय के पीछे पड़ गए। 3 बच्चे तो किसी और के भी हो सकते हैं। दीपक जी ठीक, राकेश जी वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी मैं। राकेश जी दीपक जी बोलिए। ऐसा यशी जी, अगर मैं जनसंख्या नियंत्रण की बात करूं तो मुद्दे तो उठाए गए, हम बचपन से देख रहे हैं उठते हुए, लेकिन भारत में अगर इसके लिए सीरियस प्रयास किसी बंदे ने किया तो केवल एक था, उनका नाम होता था संजय गांधी। उन्होंने नसबंदी पॉलिसी लाए और किया। ऐसी पॉलिसी कोई लाने की हिम्मत कर सकता है तभी वो अपने को छाती ठोके, वरना बजाने का क्या है, ये तो बजते रहेंगे, चलते रहेंगे। सबसे बड़ा है 70s में लाए थे मुद्दे भी आए, बाकी मुद्दे भी हैं, वो इसकी आड़ में ना दबाए जाएं। जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, मानता हूं, लेकिन बाकी भी अगर जनसंख्या नियंत्रण होता है, जो प्रेजेंट में भी हमारे पास युवा है, इनको हमने हाथों में क्या दिया। ठीक है अरुण जी, बहुत कम शब्दों में आपका रिएक्शन चाहूंगी। जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि पूरे देश में केंद्र इसे लागू करे, पूरे देश में लागू, तब जाके कई बात बनेगी। सिर्फ उत्तराखंड में राज्य में लागू करके क्या ही हो जाएगा। फटाफट इस पे बहुत कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं। देखिए यशी, अब ये नए कानून की बात हो रही है, अब हमें भी इंतजार करना चाहिए कि नया कानून कब आता है, क्योंकि निश्चित तौर पर जब कानून आएगा तो विधानसभा के रास्ते आता है और विधानसभा के रास्ते वो राज्यपाल के यहाँ पहुंचेगा, फिर वापिस आएगा, फिर टेबल होगा विधानसभा में, तब जाके कोई कानून बन पड़ता है। तो इंतजार करना चाहिए कि कब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस कानून को विधानसभा में लाएगी, क्योंकि अब अगर आपको और सबको पैनल में जितने लोग बैठे हैं ध्यान हो तो ये सत्र हमारा निमट गया और एक परंपरा सी बन गई है, क्योंकि संविधान में 6 महीने के अंदर दूसरा सत्र लाना होता है। तो अब ये मान लीजिए कि जो भी सत्र होगा वो सितंबर में होगा और सितंबर के बाद हम चुनाव मैदान में चले जाएंगे। तो अब जो भी सत्र होगा उस पर सबकी निगाहें रहेंगी कि वो ये कानून उस सत्र में आता है या नहीं आता, क्योंकि अल्टीमेट इसे विधानसभा को ही पास करना। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे, जहां एक और भाजपा के ही विधायक ने सत्र में मांग उठाई है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून उत्तराखंड में लागू होना चाहिए। तो विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि केंद्र को पूरे देश में इस कानून को लाना चाहिए, न कि सिर्फ उत्तराखंड में। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए K News India। नमस्कार।